नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल किशोर कॉमर्स क्लासेस में। चलिए आज हम बात करेंगे प्रबंध के बारे में। ठीक है, प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्रबंध होता क्या है, प्रबंध किसको कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज मैनेजमेंट। तो ये क्या है, प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं काम करता है और दूसरों से काम कराता है। क्लियर, क्या है, प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें स्वयं काम किया जाता है और दूसरों से कार्य कराया जाता है। यानी कि अगर हमारा कोई संस्था है, कोई व्यापार है, अगर उसको सही ढंग से चलाना है, अच्छे ढंग से चलाना है, अगर अच्छा लाभ कमाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, जो हमारा प्रबंध है, प्रबंध सबसे उम्दा किस्म का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सबसे अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के हमारा जो व्यवसाय है, जो संस्था है, वो अच्छे ढंग से काम कर सकता है। ठीक है, तो प्रबंध का मतलब क्या है, प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जो मतलब जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं काम करता है और दूसरों से भी काम कराता है। क्लियर, और जो व्यक्ति मतलब ये सारी क्रिया करता है, जो लोगों से काम कराने की क्रिया करता है, उसको हम प्रबंधक बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रबंधक बोला जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मैनेजर कहते हैं। आपने मतलब हर एक क्षेत्र में किसी ना किसी मैनेजर का नाम सुना होगा। ठीक है, चाहे बैंक का मैनेजर हो, चाहे किसी कंपनी का मैनेजर हो, तो उसी मैनेजर का काम क्या होता है, जो बैंक है या जो कंपनी है, उसके जो भी क्रियाकलाप हैं उसको सही ढंग से चलाने के लिए जो मतलब दिशा निर्देश दिया जाता है, जो नियम बनाए जाते हैं, वो उसके मतलब बनाने का उसका काम होता है। क्लियर, तो होता क्या है, प्रबंध का मतलब कि अगर किसी व्यवसाय को सही ढंग से चलाना है तो उसमें प्रबंधक की आवश्यकता पड़ती है, प्रबंधन करना पड़ता है, और जो व्यक्ति प्रबंधन करता है उसको हम प्रबंधक बोलते हैं। क्लियर, अब क्या होता है, तो प्रबंध की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, प्रबंध की कुछ विशेषताएं हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है भाई, प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहला जो इसकी विशेषता है वो है कि प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। क्लियर, प्रबंध क्या है, प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। देखिए, हमारा जो संस्था है, संस्था में जो भी मतलब हम काम करते हैं उसका एक टारगेट होता है। ठीक है, क्या होता है, संस्था में जो भी काम करते हैं उसका एक टारगेट होता है कि हमको 1 साल के अंदर अपने संस्था को इस मुकाम तक पहुंचाना है। ठीक है, और उसी टारगेट को लेकर के हम क्या करते हैं, अपने संस्था में कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रबंध बिना उद्देश्य का प्रबंध हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर, बिना उद्देश्य का हम प्रबंध नहीं कर सकते हैं। यानी कि प्रबंध में क्या होता है, मतलब इसकी विशेषता क्या होती है, तो सबसे पहला विशेषता होता है कि प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। यानी कि प्रबंध करने का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि अगर हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो हमारा संस्था हो, चाहे घर हो, चाहे हमारा खेल का मैदान हो, कहीं भी हो, अगर हम बिना उद्देश्य का अगर कोई काम करते हैं तो वो काम नहीं कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर हम प्रबंधन कर रहे हैं अपने संस्था में, तो हमारा सबसे मतलब पहला विशेषता क्या होता है, तो जो प्रबंध है एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया होती है। यानी कि प्रबंध का सबसे पहला काम होता है जो संस्था है, संस्था के टारगेट को पूरा करना। ठीक है, क्या करना, जो संस्था है, संस्था के टारगेट को, जो मतलब संस्था ने लक्ष्य रखे हैं कि हमको 1 साल में यहाँ तक पहुँचना है, 1 साल में या 2 साल में हमको इस मुकाम तक पहुँच जाना है, उस टारगेट को देखते हुए अपने संस्था में जो कर्मचारी होते हैं उनसे काम कराना और उसके हिसाब से जो रूल होते हैं, जो नियम होते हैं उसको लगाना। ठीक है, और संस्था में कर्मचारियों से काम कराना। तो सबसे पहला उसकी विशेषता, तो प्रबंध क्या है, एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। क्लियर, दूसरा क्या है, दूसरा है कि प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। क्लियर, क्या है, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। अब इसमें क्या होता है, तो जो प्रबंध हम करते हैं, जो संस्था में या फिर कहीं पे भी हम प्रबंधन करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, हम सिर्फ अकेले उस काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
हम उस काम को अकेले पूरा नहीं कर सकते। मान लीजिए कि हमारा कोई संस्था है और संस्था का टारगेट है कि 1 साल में हमको कम से कम किसी वस्तु का 5 करोड़ यूनिट, ठीक है, कितना 5 करोड़ यूनिट प्रोडक्ट करना है। एक संस्था है, संस्था का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, तो 1 साल के अंदर हमको किसी वस्तु का 5 करोड़ यूनिट प्रोडक्ट करना है। अब प्रोडक्ट करने के लिए अगर सिर्फ अकेला एक व्यक्ति जो प्रबंधक है वो चाहे कि हम 1 साल में 5 करोड़ यूनिट प्रोडक्ट कर दें तो संभव नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए, उसके अंडर काम करने वाले लोग चाहिए, लेबर चाहिए, श्रम चाहिए, तब जाकर के उस प्रोडक्ट को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। ठीक है, यानी कि जो प्रबंधन हम करते हैं, प्रबंधन में क्या होता है, जो भी लोग शामिल होते हैं, यानी कि जितने भी लोग होते हैं सभी लोगों के एक समूह में काम करते हैं और उस समूह में काम करने के बदौलत हम अपने जो संस्था है, संस्था के टारगेट को पूरा करते हैं। ठीक है, तो प्रबंध का दूसरा विशेषता क्या हुआ, तो प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। ठीक है, तीसरा विशेषता क्या है, प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित है। ठीक है, प्रबंध क्या है, प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित है। ठीक है, यानी कि हम जब भी प्रबंधन करेंगे, जब भी हम मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, उसमें जो मनुष्य है, मनुष्य की क्रियाओं को देखेंगे। ठीक है, मनुष्य जो क्रिया करता है, क्योंकि अगर कोई निजी वस्तु है, कोई संसाधन है तो वो स्वयं क्रिया नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्रियाशील किसको बनाना है, तो मनुष्य को, मतलब जो मनुष्य है, मनुष्य की क्रियाओं को हम देखेंगे, उसका समन्वय करेंगे, संगठन करेंगे, उसका नियोजन करेंगे, यानी कि जो मनुष्य है, मनुष्य को ही मतलब क्रियाशील बनाना है। ठीक है, तो इसका तीसरा विशेषता क्या है, तो मानवीय जो प्रबंध होते हैं, प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित है, यानी कि जो मानव है, मानव को ही हम उससे मतलब प्रोत्साहित करेंगे, उसके जो समन्वय है, नियोजन है या फिर जो भी है वो सब मानव से संबंधित क्रियाओं को संचालित करेंगे। क्लियर। इसकी चौथी विशेषता क्या होती है, तो चौथी विशेषता होती है कि जो प्रबंध है एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमको लगातार करनी होती है। प्रबंध क्या होता है, प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हम अपने व्यवसाय में, अपने संस्था में लगातार करते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आज उस मतलब किसी भी व्यवसाय में आज प्रबंधन कर दिए, आज मैनेजमेंट कर दिए और सो गए। ठीक है, तो वैसे क्या होता है, वैसे हमारा जो व्यवसाय है, व्यवसाय का स्तर धीरे धीरे गिरता जाता है, यानी कि हमको अपने व्यवसाय के प्रति सचेत रहना है। ठीक है, और जो भी चेंजिंग हो रहे हैं समाज में या फिर अर्थव्यवस्था में, जो भी चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से हम अपने जो संस्था है या फिर जो व्यापार है उसमें चेंजिंग लाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, हमको प्रबंध करने की हमेशा आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, आपने अब कभी क्रिकेट मैच देखा है, अगर आपने कहीं क्रिकेट मैच देखा होगा तो उसमें आप लोगों ने एक बात पे गौर किया होगा, जो उसमें कैप्टन होता है वो हर एक बॉल पे अपने मतलब टीम को मैनेज करता है। ठीक है, क्या करता है, जो क्रिकेट का कैप्टन होता है, जो भी मतलब टीम का कैप्टन होता है, वो क्या करता है, हर एक बॉल पे अपनी टीम को मैनेज करता है कि आपको वहां रहना है, आपको वहां रहना है। क्यों, क्योंकि उसका टारगेट है कि हमको जीतना है। ठीक है, तो अगर अपने संस्था को, अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो प्रबंध है, प्रबंध को लगातार जारी रखना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार मैनेजमेंट कर दिए और फिर सो गए, तो वैसे हमारा व्यवसाय कभी भी आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, तो प्रबंध का चौथा विशेषता क्या है, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि जो प्रबंध है, प्रबंध में हमेशा हम प्रबंधन करते रहते हैं। क्लियर। इसका अगला विशेषता क्या है, तो अगला विशेषता है कि प्रबंध जो है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, तो सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी जगह पे,
ठीक है। यानी कि प्रबंध का जो कार्य है वो ये नहीं कि सिर्फ हम व्यवसाय चला रहे हैं तो सिर्फ व्यवसाय में उसका काम पड़ेगा, या फिर जो संस्था है संस्था में काम पड़ेगा। जो प्रबंध है, प्रबंध का काम हर एक क्षेत्र में आपको पड़ सकता है, ठीक है। चाहे वो घर हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे अपना व्यवसाय हो, हर एक जगह पे आपको क्या होगा, आपको प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा गया है, प्रबंध जो है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी कि ये जो प्रबंध है हर जगह कार्य में उपयोग होने वाली प्रक्रिया है। क्लियर। तो प्रबंध क्या है और प्रबंध की विशेषताएं क्या है, मतलब कुछ हमने इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, ऐसा बात नहीं है कि ये बस मात्र 5 ही है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन हमने मात्र 5 को ही रखा है क्योंकि आज आपको पूरा चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग याद रखिएगा कि प्रबंध क्या है। प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें स्वयं काम किया जाता है और लोगों से भी काम कराया जाता है। जो व्यक्ति मतलब प्रबंधन करता है उसको हम प्रबंधक बोलते हैं, ठीक है। प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, तो प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, बिना उद्देश्य का हम प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया होती है, ठीक है। प्रबंध मानवीय प्रयासों से संबंधित होता है, प्रबंध सतत प्रक्रिया है और प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है। क्लियर। आइए हम बात करेंगे प्रबंध की प्रकृति की। प्रबंध की प्रकृति की, ठीक है। तो जो प्रबंध होता है, प्रबंध का नेचर क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रबंध होता है, प्रबंध क्या होता है, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों होता है, ठीक है। सबसे पहला इसकी जो प्रकृति है वो क्या है, तो प्रबंध कला और विज्ञान, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। क्लियर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आता है कि प्रबंध है, कला है, विज्ञान है, दोनों है, कुछ नहीं है, तो आपको याद रखना है कि क्या है, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। अब वो कैसे है, ठीक है। अब प्रबंध कला और विज्ञान दोनों ही कैसे हैं, तो याद रखिएगा कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए आप में एक स्पेशल गुण होना चाहिए। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई स्पेशल गुण होता है, ठीक है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होता है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक स्पेशल गुण होता है, एक विशेष गुण होता है, ठीक है। और उस गुण के हिसाब से वो व्यक्ति अपने मतलब जो संस्था है संस्था में कार्य करता है, ठीक है। तो क्या है, जो उसका स्पेशल गुण है वो उसका कला है। क्लियर। क्या है, अगर किसी व्यक्ति का कोई स्पेशल गुण है तो वो क्या है, वो उसका कला है। तो हर एक व्यक्ति अपने स्तर से काम करता है तो वो क्या है, कला है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि प्रबंध एक कला है। क्लियर। प्रबंध को अगर कला के रूप में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति क्या करता है, अपने स्तर से काम करता है, अपने सोच से काम करता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, कला कहते हैं। क्लियर। अगर प्रबंध को विज्ञान के रूप में देखा जाए तो जो भी मतलब एक्सपर्ट होते हैं, जो भी जो हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक क्या करते हैं, किसी भी मतलब खोज को, किसी भी रिसर्च को जारी रखते हैं और उसमें जो भी बदलाव होते हैं उसके हिसाब से वो परिणाम देते हैं, ठीक है, कि ये परिणाम निकला है। उसी तरह से हमारे यहाँ मतलब जो प्रबंध है, प्रबंध शास्त्री क्या करते हैं, हर एक समय हर एक मतलब बात पे ध्यान गड़ाए होते हैं और मतलब जो सोच विचार करके जो रूल नियम होते हैं उस पर फॉलो करके और वो एक रूल देते हैं, नियम देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, प्रबंध विज्ञान भी विज्ञान की श्रेणी में भी आता है। क्लियर। तो प्रबंध क्या है, प्रबंध कला भी है और प्रबंध विज्ञान भी है, ठीक है। तो प्रबंध की प्रकृति कैसी है, तो पहली प्रकृति क्या हुई, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। क्लियर। अब क्या होता है, तो प्रबंध एक पेशा भी है। प्रबंध क्या है, एक पेशा भी है। अब ये प्रबंध पेशा कैसे है, तो पेशा का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन। यानी कि जब कोई व्यक्ति विशेष मतलब शिक्षा से, जो उसके अंदर विशेष शिक्षा है, जैसे मान लीजिए वकील है, तो हर एक व्यक्ति तो वकालत नहीं कर सकता है, जो वकालत की डिग्री लिया होगा, जो वकालत पढ़ा होगा वही करेगा, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, विशेष शिक्षा के बदौलत अगर पैसा कमाता है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वो उसका पेशा कहलाएगा, ठीक है। तो आजकल जो है प्रबंध क्या है, प्रबंध एक पेशा के रूप में उभरकर सामने आया है।
क्लियर। आगे देखिए, आगे है प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है। अभी आप लोगों को बताएं, ठीक है, कि प्रबंध क्या है, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, हर एक जगह यूज होने वाला, ठीक है। प्रबंध क्या है, प्रबंध एक ऐसा प्रक्रिया है, ऐसी क्रिया है जो हर एक क्षेत्र में उपयोग होने वाला है, चाहे वो हमारा व्यापार हो या फिर संस्था हो या फिर खेल हो या फिर हमारा फैमिली हो, हर एक जगह बिना प्रबंध के हम कार्य नहीं कर सकते हैं। क्लियर। एक बात और आता है कि जो प्रबंध है वो एक जन्मजात प्रतिभा है। प्रबंध क्या है, प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा के रूप में भी देखा जाता है। इसका मतलब क्या, तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे हमारे समाज में मतलब पैदा होते हैं जो जन्म से ही, छोटे से ही मतलब खूब मतलब एग्रेसिव होते हैं, उनकी बात को उसके दोस्त लोग सब लोग मानते हैं। वही बच्चा आगे चल क्या करता है, मतलब समाज में कुछ ऐसा करता है ताकि मतलब एक लीडरशिप उसके अंदर आता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति को हम मतलब कह सकते हैं कि ये क्या है, उसके अंदर जन्मजात प्रतिभा, यानी कि उसके जन्म से ही उसके अंदर ये प्रतिभा है, ठीक है। तो प्रबंध को मतलब पहले क्या कहता था, जन्मजात प्रतिभा के रूप में भी देखा जाता था, लेकिन आजकल क्या है, आजकल प्रबंध की तो मतलब पढ़ाई होती है। प्रबंध अगर मतलब आप हायर लेवल में जाइएगा तो हायर क्लास में क्या होता है, प्रबंध का एक स्पेशल पढ़ाई होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, मैनेजमेंट का जो भी कोर्स करेगा व्यक्ति, जो भी मैनेजमेंट पढ़ेगा वो क्या करेगा, चाहे किसी स्ट्रीम से उसे कोई मतलब नहीं है, अगर उसने मैनेजमेंट की पढ़ाई की हुई है तो वो आराम से मैनेजमेंट कर सकता है, ठीक है। तो मतलब पहले जो था, पहले क्या किया जाता था, पहले मतलब जो मैनेजमेंट है, प्रबंध को जन्मजात प्रतिभा के रूप में देखा जाता था और वैसा था भी, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल कोई भी व्यक्ति जो मैनेजमेंट का कोर्स करता है, मैनेजमेंट पढ़ता है, वो मैनेजमेंट कर सकता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रबंध के महत्व की। प्रबंध के महत्व, ठीक है। प्रबंध के महत्व क्या क्या है, तो सबसे पहला महत्व है कि न्यूनतम प्रयासों द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति। न्यूनतम प्रयासों द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति के लिए, ठीक है। सबसे पहला महत्व क्या होता है इसका, पहला महत्व है कि न्यूनतम प्रयासों द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति, यानी कि अगर हम प्रबंध करते हैं, अगर हम मैनेजमेंट करते हैं किसी भी संस्था में, किसी भी फॉर्म में, तो क्या होता है, हमारा टारगेट ये रहता है कि कम मतलब मेहनत में, कम पैसे में हम लोग अच्छा से अच्छा कर सकें। क्लियर। हम लोग जब भी किसी व्यवसाय में या किसी संस्था में अगर प्रबंधन करते हैं तो प्रबंधन करने का मतलब क्या होता है कि कम समय में, कम खर्च में हम कुछ अच्छा कर सके, ठीक है। तो इसका सबसे पहला महत्व क्या है, तो न्यूनतम प्रयासों द्वारा अधिकतम परिणामों की प्राप्ति। क्लियर। दूसरा क्या है, दूसरा है निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसका दूसरा महत्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। क्लियर। अब देखिए हमने यही बताया था कि जो मतलब संस्था है, जो संस्था है वो किसी न किसी उद्देश्य पे काम करता है, यानी कि अगर हम मतलब संस्था चला रहे हैं, कोई व्यवसाय चला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा एक टारगेट होता है कि हमको 1 साल के अंदर हमको यहाँ तक पहुँचना है, तो हम उस टारगेट के हिसाब से अपना मतलब मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ भी मतलब लागू होता है कि जो हमने निर्धारित लक्ष्य निर्धारित किया था अपने संस्था के लिए कि हमको यहाँ तक 1 साल में पहुँचना है, ठीक है, तो जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था उसको प्राप्त करना हमारा महत्व होता है, ठीक है। यानी कि प्रबंध का महत्व क्या होता है, प्रबंध का महत्व होता है कि अगर 1 साल के अंदर हमको इस लक्ष्य तक पहुंचना है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम काम करें। क्लियर। तो दूसरा महत्व क्या हुआ, दूसरा महत्व हुआ निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। क्लियर। तीसरा क्या है, तीसरा है उद्देश्यों को निर्धारण करने के लिए। क्लियर। तीसरा क्या है,
तीसरा है उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, मतलब जो भी संस्था है, जो भी मतलब कोई भी संस्था, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, तो हर एक संस्था के कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। क्लियर, हर एक संस्था चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो कुछ ना कुछ उद्देश्य रखती है। ठीक है, तो उस उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए हमको प्रबंध करने की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर, जो मतलब संस्था होती है चाहे छोटी हो या बड़ी हो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है और उन्हीं उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए हमको मतलब जो प्रबंध है, प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसका तीसरा महत्व क्या हो गया, तीसरा महत्व हो गया कि जो संस्था है, संस्था के जो उद्देश्य होते हैं उसको निर्धारण करने के लिए हमको प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। चौथा क्या है, चौथा है नीतियों का निर्धारण करने के लिए। क्लियर, क्या करने के लिए, नीतियों का निर्धारण करने के लिए। अगर हमारा संस्था है तो संस्था, आपको पता होना चाहिए कि जो संस्था होती है वो किसी ना किसी नीति पे, किसी ना किसी रूल पे चलती है। अगर किसी संस्था में नीति ना हो, रूल ना हो तो वो संस्था नहीं रह जाती है। ठीक है, तो हमारे संस्था में नीतियों को निर्धारित करने के लिए, अब तो लेबर ग्रेड के लोग तो नीति निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन चाहिए भाई, तो नीतियों को निर्धारित करने के लिए हमारे संस्था में प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर, जो हमारे संस्था को चलाने के लिए जो नीतियां चाहिए, जो रूल चाहिए, उसको निर्धारित करने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रबंधन चाहिए। यानी कि एक प्रबंधक वैसा होना चाहिए जो हमारे संस्था को चला सके, जो हमारे संस्था के लिए नीति या फिर रूल बना सके। क्लियर, तो इसका चौथा मतलब क्या हो गया, नीतियों का निर्धारण करने के लिए। क्लियर, पांचवा क्या है, पांचवा है व्यक्तियों के विकास के लिए। चलिए अब बात करेंगे, जो प्रबंध है, प्रबंध सिर्फ मतलब संस्था से सीमित नहीं होता है, बल्कि उसमें जो लोग होते हैं, जो संस्था में व्यक्ति काम करते हैं, उन व्यक्तियों के विकास के लिए भी जो प्रबंध है वो सोचता है। क्लियर, तो जो उस संस्था में, उस फॉर्म में जो भी व्यक्ति काम कर रहे होंगे उनके विकास के लिए भी प्रबंध क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। क्लियर, अगला क्या है, देश की समृद्धि के लिए, देश की समृद्धि के लिए। क्लियर, देश की समृद्धि के लिए। अब देश की समृद्धि के लिए मतलब क्या, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिना प्रबंधन के कोई भी संस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। ये तो क्लियर है, बिना प्रबंधन के कोई भी संस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। और जब किसी मतलब संस्था में प्रबंधन होगा, ठीक है, जब किसी संस्था में प्रबंधन होगा तो उस प्रबंधन के दौरान, मतलब उस प्रबंधन के बदौलत क्या होगा, वो संस्था आगे बढ़ेगी। और जब संस्था आगे बढ़ेगी तो संस्था लाभ कमाएगी, और जब संस्था लाभ कमाएगी तो क्या होगा, हमारे देश का आय भी बढ़ेगा। ठीक है, तो देश की समृद्धि के लिए क्या चाहिए, हमारा प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से क्या होता है, प्रबंध की जो महत्व है वो बढ़ जाती है। क्लियर, तो प्रबंध के महत्व क्या क्या है, तो पहला महत्व क्या था, न्यूनतम प्रयासों द्वारा अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना। दूसरा क्या था, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। तीसरा, उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए। चौथा क्या था, नीतियों का निर्धारण करने के लिए। पांचवा, व्यक्ति के विकास के लिए। और छठा, देश की समृद्धि के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो प्रबंध है, प्रबंध का महत्व और भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, मात्र 5 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। चलिए हम बात करने वाले हैं प्रबंध के स्तर के बारे में। प्रबंध के स्तर, ठीक है, यानी कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर, प्रबंध का स्तर यानी कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो प्रबंध है, प्रबंध 3 स्तर पे काम करता है। क्लियर, प्रबंध क्या होता है, प्रबंध 3 स्तर पे काम करता है। अब ये 3 स्तर कौन कौन से हैं, तो एक उच्च स्तर जिसको हम लोग हाई लेवल बोल सकते हैं,
एक होता है मध्य स्तर, जिसको हम लोग मिडिल लेवल बोल सकते हैं, और एक होता है क्या, निम्न स्तर, जिसको हम लोग लो लेवल बोलते हैं। क्लियर? तो जो प्रबंध है, प्रबंध 3 स्तर पे काम करता है, एक उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो सबसे पहले बात करते हैं उच्च स्तर के प्रबंध के बारे में। क्लियर? जो उच्च स्तर के प्रबंध होते हैं वो क्या करते हैं? तो उच्च स्तर के प्रबंध में जो हमारे संस्था में नीतियां हैं, जो भी मतलब नीति बनाई जाती हैं, जो भी रूल बनाए जाते हैं, वो सभी के सभी उच्च स्तर के प्रबंध में आता है। क्लियर? हमारे संस्था में जो भी नीतियां, जो भी रूल बनाए जाते हैं, वो उच्च स्तर के प्रबंध में आते हैं। और जो व्यक्ति ये नीति बनाते हैं, जो रूल बनाते हैं, उसको हम लोग उच्च स्तर के प्रबंधक बोलते हैं। क्लियर? जो व्यक्ति हमारे संस्था के लिए रूल बनाता है, नीतियां बनाता है, उसको हम उच्च लेवल के प्रबंधक बोलते हैं। ठीक है? दूसरा क्या है, मध्य स्तर के मतलब जो प्रबंध है वो। ठीक है? तो ये क्या करता है, ये जो है मिडिल लेवल का, वो उच्च स्तर और निम्न स्तर, ठीक है, उच्च स्तर और निम्न स्तर का जो प्रबंध होता है, उनके बीच सामंजस्य स्थापित करता है। सामंजस्य का मतलब होता है मेल मिलाप। जैसे मान लीजिए कि अगर इनको कोई काम पड़ा, ठीक है, तो ये इनसे बोलेंगे और ये इनको बताएंगे। अगर इनको कोई काम पड़ा तो ये इनसे बोलेंगे और ये इनको बताएंगे। यानी कि ये जो मिडिल लेवल है वो मध्यस्थ का काम करता है। ठीक है? निम्न स्तर और उच्च स्तर के प्रबंधकों के बीच में। क्लियर? तीसरा क्या है, निम्न स्तर के प्रबंधक। ठीक है? इसमें क्या होता है, तो इसमें वैसे प्रबंधक जो मजदूरों के साथ, ठीक है, मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से मजदूरों के पास जाकर के उनसे काम करवाते हैं। ठीक है? हमारे संस्था में जो भी कर्मचारी होते हैं, कर्मचारियों के पास जाकर के उनसे काम कराते हैं। जैसे आप लोगों ने फोरमैन का नाम सुना होगा, इंजीनियर का भी नाम सुना होगा। तो ये सभी ऐसे प्रबंधक हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, ये मतलब जो संस्था है, संस्था में जो कर्मचारी होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनके पास जाकर के प्रत्यक्ष रूप से काम कराते हैं और उनके काम की देखरेख करते हैं। क्लियर? तो ऐसे क्या है, वो जो प्रबंध है, प्रबंध 3 स्तर पे काम करता है, एक उच्च स्तर पे, मध्य स्तर पे और निम्न स्तर पे। क्लियर? चलिए हम देखते हैं प्रबंध के कुछ कार्य। प्रबंध के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रबंध के कार्य कौन कौन से हैं? चलिए, प्रबंध के कार्य कौन कौन से हैं? तो इसका जो सबसे पहला काम है वो है नियोजन। प्रबंध के कार्यों में जो सबसे पहला कार्य है वो कौन सा है? नियोजन। नियोजन का मतलब क्या होता है? तो नियोजन का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी भी कार्य को करने से पहले वो कार्य किस तरह से होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, किस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, क्या मटेरियल लगने हैं, मतलब कि सभी का उद्देश्य मतलब निर्धारित कर लेना। ठीक है? सभी चीजों को निर्धारित कर लेना क्या कहलाएगा? नियोजन कहलाएगा। नियोजन के इंग्लिश क्या होता है? प्लानिंग। शायद आप लोग प्लानिंग का नाम तो बहुत बार सुनेंगे ना। किसी भी कार्य को करने से पहले क्या करते हैं, आप एक प्लान तैयार करते हैं कि इस काम को कैसे करना है। ठीक है? तो ये क्या है, ये प्रबंधन का एक कार्य है। यानी कि अगर आप भी किसी काम को करने से पहले ये सोचते हैं कि इस काम को कैसे किया जाए, तो आप भी क्या है, एक प्रबंधक है। क्लियर? यानी कि प्रबंधन का सबसे पहला काम क्या है? नियोजन। किसी भी कार्य को करने से पहले हम ये देखते हैं कि इस काम को कैसे किया जाए, कब किया जाए, कहाँ किया जाए, किसके द्वारा किया जाए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? नियोजन। ठीक है? दूसरा काम क्या है? दूसरा काम होता है इसका संगठन। दूसरा काम संगठन। ठीक है? जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए क्या होता है, तो जो हमने प्लान किया, जो भी
कार्य प्लान किया कि हमको कि इस कार्य को कैसे करना है, कहाँ करना है, हमने एक प्लान तैयार कर लिया, ठीक है। अब उस प्लान के हिसाब से जो व्यक्ति होंगे, हमको व्यक्ति चाहिए, ठीक है, उस प्लान के हिसाब से हमको व्यक्ति चाहिए, उस कार्य को हम टुकड़ों में बांट देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको प्रोडक्ट करना है, किसी वस्तु का हमको प्रोडक्शन करना है, ठीक है। अगर किसी वस्तु का हमको प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए हमको कच्चा माल भी चाहिए, क्लियर, कच्चा माल चाहिए, उसका उत्पादन भी चाहिए, उसके बाद उसको सेल करने वाले भी लोग चाहिए। तो जो हमारे संस्था में लोग होंगे उनको कुछ टुकड़ों में बांट देंगे, कुछ लोगों को कच्चा माल के लिए भेज देंगे, ठीक है, जो कच्चे माल खरीदने वाले होंगे, कुछ लोगों को प्रोडक्शन में लगा देंगे, कुछ लोगों को सेल्स में लगा देंगे। तो ऐसे करके क्या होगा, हम संगठन जब करेंगे तो उसमें जो भी हमारे कर्मचारी होंगे, जो भी हमारे मजदूर होंगे, उन लोगों को क्या करते हैं, उन लोगों को हम अनेक टुकड़ों में बांट देते हैं और हर एक व्यक्ति का, हर एक समूह का एक काम सौंप दिया जाता है। तो वो क्या है, संगठन है। तीसरा इसका काम क्या है, तो तीसरा काम है नियुक्ति करना। अब हर एक काम के लिए तीसरा काम क्या है, नियुक्ति करना, ठीक है, यानी कि स्टाफिंग करना। अब देखिए, हर एक काम, किसी भी काम को करने के लिए उस काम का एक स्पेशल व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए, उस काम को करने वाला एक स्पेशल व्यक्ति होना चाहिए। तो उस स्पेशल व्यक्ति का चुनाव, उस स्पेशल व्यक्ति का चुनाव क्या कहलाएगा, नियुक्तिकरण या फिर नियुक्ति करना, क्लियर। जैसे मान लीजिए हमारे देश को चलाना है, हमारे देश को चलाना है, तो देश को चलाने के लिए अब किसी को थोड़ा रख देंगे हम, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे देश को सही ढंग से हैंडल कर सके, सही ढंग से हमारे देश की परिस्थिति को समझ सके, ठीक है। तो अगर हमको संस्था में किसी भी पद पे, मतलब चाहे वो इंजीनियर हो, फोरमैन हो या किसी भी पद पे, अगर किसी मतलब वो पद खाली होता है तो उसको, उस कार्य के लिए हम कुछ ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेंगे जो उस काम को सही ढंग से कर सके, ठीक है। तो तीसरा काम क्या होता है, नियुक्ति करना, यानी कि जो मतलब संस्था में पद खाली हैं उस पद के लिए वैसे व्यक्ति का चुनाव करना जो उस कार्य को सही ढंग से कर सके, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, नियुक्ति करना बोलेंगे। तो प्रबंध का तीसरा काम क्या है, नियुक्ति करना। चौथा काम क्या है, चौथा काम होता है इसका निर्देशन, जिसको हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। चौथा काम क्या होता है, निर्देशन, यानी कि जो संस्था में हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठीक है, संस्था में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको कैसे काम करना है, किस काम को किस ढंग से करना है, वो तो सिर्फ मैनेजर जानता है ना, ठीक है। तो उस काम को कराने के लिए जो हमारे संस्था में कर्मचारी हैं उनको हम आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं कि आपको इस काम को ऐसे करना है, क्लियर। क्या होता है, अगर हमारे संस्था में कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उस काम को करने के लिए हम क्या कहते हैं, उसको निर्देश देते हैं कि आपको ऐसे काम करना है। तो इस तरह से क्या होता है, जो प्रबंध है, प्रबंध का चौथा काम क्या होता है, निर्देशन, ठीक है, यानी कि जो कर्मचारी संस्था में काम कर रहे हैं उनको निर्देश देना कि आपको इस काम को कैसे करना है, किस ढंग से करना है, ठीक है। और पांचवा काम क्या होता है, इसका पांचवा काम होता है नियंत्रण। पांचवा काम क्या है, नियंत्रण, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग, क्लियर। इसका पांचवा काम क्या है, नियंत्रण, कंट्रोलिंग। अब देखिए क्या होता है, जो हमारे संस्था में कर्मचारी हैं, कर्मचारियों को हम बता दिया कि आपको इस काम को ऐसे करना है, ठीक है। तो क्या हमारा काम वहीं तक खत्म हो गया, हमारा काम वहीं तक खत्म नहीं हुआ। हम अब क्या करेंगे, जो हमने हमारे कर्मचारियों को आदेश दिया है, जो निर्देश दिया है कि आपको इस काम को ऐसे करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाद में जाकर के उनके कामों की जांच करेंगे, ठीक है। जो संस्था में हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके कार्यों की जांच करेंगे कि क्या ये कर्मचारी जो काम हमने बोला था वो सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अच्छा है, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, उस कारण का पता लगाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उस कारण का पता लगाएंगे कि आखिर ये व्यक्ति जो हमने बोला था वो क्यों नहीं कर रहा है, और उस कारण का फिर हम निवारण करेंगे।
वो क्या कहलाएगा, कंट्रोलिंग। क्लियर? क्या होगा, जब हम संस्था में अपने कर्मचारियों को कार्यों का बंटवारा कर दिए, कार्यों का निर्देश दे दिया कि आप कैसे करना है, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये हमारी प्राथमिकता है कि हम जा करके उस कार्यों की जांच करें कि क्या हमने जो बोला था हमारा कर्मचारी वैसा कर रहा है। अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, उस कारण का हमको पता लगाना होगा और फिर उस कारण का पता लगा करके और फिर उसका निवारण भी करना होगा। क्लियर? तो ऐसे जो प्रबंध है, प्रबंध के मुख्यतः 5 कार्य होते हैं। पहला काम नियोजन करना, दूसरा संगठन, तीसरा नियुक्तिकरण, चौथा निर्देशन और पांचवा नियंत्रण। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे समन्वय की, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। क्लियर? समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब समन्वय का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो समन्वय का मतलब सिंपल अर्थ समझ लीजिए कि समन्वय का मतलब होता है आपसी मेल मिलाप। क्लियर? समन्वय का मतलब क्या होता है, आपसी मेल मिलाप। अब होता क्या है, जो संस्था है, संस्था में जो भी बिखरे हुए तंत्र होते हैं, जो भी बिखरे हुए तंत्र होते हैं, अगर उसको हम इकट्ठा करने का सोचते हैं, उसको ऐसा मतलब कुछ करते हैं ताकि वो फिर से एकजुट हो जाए, तो वही क्या है, समन्वय है। ठीक है, यानी कि समन्वय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो जो हमारे कर्मचारी होंगे, कर्मचारियों में समन्वय का होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, जो हमारे संस्था में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनमें समन्वय का होना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि अगर उनमें समन्वय नहीं रहा तो फिर हमारी जो संस्था है वो अपने टारगेट को नहीं अचीव कर सकती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारियों में समन्वय का होना सबसे ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, अब चलिए तो समन्वय की आवश्यकता या महत्व या लाभ जो भी है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, समन्वय का सबसे पहला जो महत्व होता है या लाभ होता है वो है आदेशों एवं निर्देशों की एकता। आदेशों एवं निर्देशों की एकता। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, समन्वय का तो मतलब हुआ ना कि समन्वय का मतलब क्या होता है, तो जब हमारे संस्था में जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के जो मतलब कर्मचारी जो होते हैं, कर्मचारियों का जो तंत्र होता है, बिखरा हुआ तंत्र होता है, उसको आपस में समेटना, यानी कि सभी कर्मचारियों के बीच मतलब मेल मिलाप स्थापित करना। ठीक है, समन्वय होता है। तो समन्वय का सबसे पहला जो मतलब लाभ है या उद्देश्य है वो क्या है, आदेशों एवं निर्देशों की एकता। इसका मतलब क्या होता है, तो अगर कोई कर्मचारी है, अगर कोई कर्मचारी है जो हमारे अंडर में काम करता है, तो उसको एक ही व्यक्ति आदेश दे। क्लियर? क्या हो, उसको एक ही व्यक्ति आदेश दे, या फिर अगर 10 व्यक्ति भी देते हैं तो उसको एक ही आदेश दिया जाए कि आपको यही करना है। क्लियर? अब मान लीजिए कि कोई हमारे संस्था में काम करने वाला व्यक्ति जिसका नाम है राम, ठीक है, और यहाँ पे 3 स्तर पे बताते हैं कि हमारा जो प्रबंध है, प्रबंध 3 स्तर पे काम करता है। ठीक है, प्रबंध कितने स्तर पे, 3 स्तर पे काम करता है। ठीक है, अब जो हाई लेवल है उससे आदेश मिलता है कि आपको ये काम करना है, जो मिडिल लेवल है उससे मिलता है आपको ये काम करना है, और जो लो लेवल है उससे मिलता है आपको ये काम करना है। अब आप बताइए कि ये बेचारा कौन काम करेगा, संभव है एक अकेला व्यक्ति इसके कार्य को करे, किसके कार्य को करे, किसके कार्य को करे। अब इस तरह से अगर ये चाहे कि तीनों व्यक्ति को काम करें तो शायद संभव नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, किसी का भी काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो समन्वय का मतलब जो पहला उद्देश्य होता है या पहला लाभ होता है वो ये है कि आदेशों एवं निर्देशों में एकता रखी जाए। ठीक है, यानी कि अगर इसको कोई आदेश देता है तो कोई एक दे, या अगर तीनों ही दे रहे हैं तो किसी एक ही काम के लिए तीनों दे। ठीक है, यानी कि अगर इसने बोला है कि ये काम करना है तो ये दोनों ही बोले कि हाँ यही काम करना है। ठीक है, तब जाकर के समन्वय सही ढंग से स्थापित हो पाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है विविधता में एकता। विविधता में एकता, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा संस्था है
संस्था में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, ठीक है। संस्था में क्या होते हैं, बहुत सारे कर्मचारी होते हैं और वो हर एक क्षेत्र से आए हुए होते हैं, ठीक है। जैसे में कोई बिहार का होगा, कोई बिहार का है, कोई दिल्ली का है, कोई हो सकता है कर्नाटक से आया हो, कोई हो सकता है महाराष्ट्र से आया हो। यानी कि जो हमारा संस्था है, संस्था में अनेक क्षेत्रों से लोग आए होते हैं, अनेक क्षेत्रों से कर्मचारी आए होते हैं, ठीक है। और ये देखिए ये सभी अलग अलग भाषा के हैं। बिहार वाले भोजपुरी बोलेंगे, दिल्ली वाले हिंदी बोलेंगे, कर्नाटक वाले कन्नड़ बोलेंगे, महाराष्ट्र वाले हो सकता है कि मराठी बोले, ठीक है। तो अब इनमें विविधता है, सब लोग अलग अलग क्षेत्र के। अब इसमें क्या किया जाए कि सब लोग एकजुट रहें। अगर ये कुछ बोलेगा तो इसको समझ नहीं आएगा, ये बोलेगा इसको समझ नहीं आएगा, ये बोलेगा इसको समझ नहीं आएगा, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना कि सभी की बातों को सभी समझे, ठीक है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सभी की बातों को सभी समझे। तो मान लीजिए हमने क्या किया, कहा कि भाई हिंदी सब लोगों को पता होगा क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है, ठीक है। हिंदी तो सबको पता होना चाहिए ना। तो हमने क्या किया, अपने संस्था में लागू कर दिया कि सबको हिंदी ही बोलना है। क्लियर? क्या किया, आप बिहार के हैं भोजपुरी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली के हैं हिंदी बोलिए, कर्नाटक के कन्नड़ बोलिए, महाराष्ट्र के हैं आप मराठी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। लेकिन अगर आप संस्था में आते हैं तो संस्था में सबको क्या करना है, हिंदी बोलना है। अगर आप हिंदी बोलते हैं तो इनको भी समझ में आएगा, इनको भी आएगा, इनको भी आएगा और इनको भी आएगा। तो अगर हम ये मतलब फैसला करते हैं कि क्या करना है, आपको जब संस्था में आ रहे हैं तो आपको हिंदी ही बोलना है, तो उससे क्या होगा, सभी लोगों में एकता बनी रहेगी। जो ये बात बोलने वाले हैं ये आसानी से समझेंगे, ये जो बोलने वाले ये आसानी से समझेंगे, यानी कि एक की बात दूसरी आसानी से समझ सकता है। क्लियर? तो ऐसे क्या होगा, ऐसे विविधता में एकता बनी रहेगी। तीसरा क्या है, उच्च कर्मचारी मनोबल। उच्च कर्मचारी मनोबल। अब ये क्या है भाई, उच्च कर्मचारी मनोबल, ठीक है। तो जो हमारा संस्था होता है, संस्था में कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जो दिन रात पूरी लगन से मेहनत करते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो हमारी संस्था है, संस्था में कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जो संस्था को आगे ले जाने के लिए दिन रात पूरी मेहनत करते हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या होना चाहिए, तो जो कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है, जो कर्मचारी अच्छा काम कर रहा है उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो ऐसे ही काम करता रहे। क्लियर? आगे क्या है, आगे है सृजनात्मक एवं रचनात्मक शक्ति। सृजनात्मक एवं रचनात्मक शक्ति। चलिए, समन्वय स्थापित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमारे संस्था में सृजनात्मक एवं रचनात्मक शक्ति, यानी कि कोई भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, चाहे वो संस्था में मिडिल लेवल पे काम करता हूँ या फिर लो लेवल पे काम करता हूँ या हाई लेवल पे काम करता हूँ, हर एक व्यक्ति के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिससे वो मतलब सब लोगों से अलग होता है, ठीक है। तो हमारे संस्था में जो व्यक्ति काम करते हैं, ठीक है, जो भी व्यक्ति हमारे संस्था में काम करते हैं उनको क्या करना चाहिए, तो सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के लिए, सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के लिए थोड़ा सा ढील देना चाहिए, छूट देना चाहिए, ताकि वो अपने स्तर से भी कुछ कर सके। क्लियर? तो ऐसे क्या होगा, जो हमारा समन्वय है, समन्वय के जो उद्देश्य हैं या लाभ हैं, वो पहला क्या है, आदेशों एवं निर्देशों की एकता, दूसरा है विविधता में एकता, तीसरा उच्च कर्मचारी मनोबल और चौथा सृजनात्मक एवं रचनात्मक शक्ति, ठीक है। प्रबंध क्या है, प्रबंध की परिभाषा आप लोगों को बताया गया, प्रबंध के कार्य बताए गए, प्रबंध की विशेषता बताई गई, ठीक है। तो इस तरह से हमको आशा है कि आप लोग इस चैप्टर को पूरे बढ़िया समझे होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि
कॉमर्स के हर एक टॉपिक की आपको वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध होता रहेगा। क्लियर।